हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस सेशन में। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं, फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि ओवरलोडेड सर्किट या नेक्सस या अथॉरिटेरियन। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार किस थिंकर ने दिया है, और कई बार कंफ्यूजन के चलते जो है क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, कई बार इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि मुझसे भी कई बार गलती हो जाती है। तो इसलिए मैं ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट, जो कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है, उन सबको मैं एक साथ लेकर के आप लोगों के पास आया हूँ। तो जल्दी से सबसे पहले आपको क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और शेयर जरूर से करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं, जब उसके व्यूज अच्छे आते हैं तो हम लोगों को और मोटिवेशन आता है, और हम लोग और ज्यादा क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि और इस तरह की मेहनत करें ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। तो क्या करना है, फिर आप समझ गए कि शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग शेयर करते हैं और कमेंट्स करते हैं ना, तो उसका हम लोगों के व्यूज पर जो है इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए, सबसे पहला जो कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होता है, वो है आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस। कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस होता क्या है, किसने कहा है फैमिली को क्यों आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस कहा है। ठीक, तो डेविड कूपर है, इनकी किताब थी जिसका नाम था डेथ ऑफ द फैमिली। डेविड कूपर, है ना। तो डेविड कूपर बताते हैं कि जो फैमिली होती है वो आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस की तरह काम करती है, यानी वैचारिक कंडीशनिंग या वैचारिक प्रबंधन उपकरण की तरह काम करती है। परिवार मतलब हमारे जो विचार बनते हैं, हमारे जो दृष्टिकोण बनते हैं, हमारी भूमिकाएं, हमारे कर्तव्य, इन सब को लेकर के हमारे रूल्स, हमारी एक्टिविटीज, हम लोग जो एक्सपेक्टेशन बनाते हैं, वो सब सबसे पहले हमको कहां से मिलती है, फैमिली से मिलती है। ये कहते हैं कि फैमिली हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है। ठीक उसी सिखाने के चक्कर में फैमिली क्या करता है, हमें यह भी सिखाता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है ना, और मेल को कैसे रहना चाहिए, फीमेल को कैसे रहना चाहिए। तो वो जो रोल कंस्ट्रक्शन का जो बिहेवियर हमको सिखाया जाता है फैमिली के द्वारा, उसी को देखते हुए ये क्या कहते हैं, ये आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है। अब ये बताते हैं कि देखिए, जैसे जो फीमेल मेंबर है हमारे सोसाइटी की, सदियों से उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा, लेकिन उसने कभी आवाज नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया आवाज? क्योंकि फैमिली ने सोशलाइजेशन के दौरान जो फैमिली है उसको एक आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया। इस वजह से हम वही रोल निभाए चले जाते हैं, हमको मालूम होता है कि शोषण हो रहा है, लेकिन फिर भी हम वही करे जाते हैं। समझ गए? तो इन्होंने कहा कि फैमिली क्या है, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग डिवाइस है। मतलब जो विचारधारा हमारे अंदर है वो ऐसी है। क्यों है ऐसी? क्योंकि फैमिली ने हमको ये विचारधाराएं दी। तो इन 1972 David Cooper pronounces the death of the family. He too maintained that the child is destroyed by family since he is primarily taught how to submit to the society. ये कहते हैं कि जो छोटा सा बच्चा होता है एक परिवार के अंदर, तो फैमिली क्या करती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। कैसे? क्योंकि वो फिर क्रिटिकल नहीं सोच पाता है। क्रिटिकल सोचना मतलब आलोचनात्मक समझ उसमें नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि उसको पैसिव बनाया जाता है। जब बच्चा छोटा सा ही होता है, उसको हम सिखाते हैं कि भैया कह रहे हैं तो बात मानो। समझ गए? या पापा जी कह रहे हैं तो बात मानो। हम उसको सबमिसिव होना सिखाते हैं। ठीक, तो वी प्राइमरीली टॉट द चिल्ड्रंस टू सबमिट टू सोसाइटी फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको अपने आप को सरेंडर कर देना है सोसाइटी के सामने। Each child has the potential to be an artist, a visionary, and a revolutionary, but this potential is crushed in the family. हर एक बच्चे में जो है ये क्षमता होती है कि वो एक आर्टिस्ट बन सके, एक विजनरी बन सके, एक रिवॉल्यूशनरी बन सके, लेकिन फैमिली क्या करती है, उनकी सारी चीजों को दबा दबा कर उसको क्या बना देती है,
उसको एक सबमिसिव चाइल्ड बना देती है। ठीक, द चिल्ड्रंस आर taught to play the role of son and the role of daughter, the role of male and role of female. Such roles are constructing. In the language of David Cooper, the family is an ideological conditioning device and it is an exploitative society. यानी एक्सप्लॉइटेटेड डिवाइस के रूप में फैमिली है। फैमिली आइडियोलॉजी का कंडीशनिंग कर रही है, बनाए रख रही है उस विचारधारा को लगातार। हजारों साल से ये विचारधारा बनी हुई है कि महिलाओं को घर पे रह करके काम करना चाहिए। डेविड कूपर कहते हैं कि ये फैमिली की तरफ से एक एक्सप्लॉइटेशन है। समझ गए? तो डेविड कूपर ने 1972 में परिवार की मृत्यु की घोषणा की। उनका मानना था कि परिवार बच्चे को नष्ट कर देता है पूरी तरह से। ठीक, क्योंकि परिवार सिखाता है कि आपको जीवित रहने के लिए समाज के अधीन रहना होगा। जो समाज आपको सिखा रहा है वो आपको सीखना होगा। हर बच्चे में, डेविड कूपर कहते हैं, कलाकार बनने की क्षमता होती है, दूरदर्शी बनने की क्षमता होती है, क्रांतिकारी बनने की क्षमता होती है, लेकिन परिवार इन सारी क्षमताओं को कुचल कर रख देता है आपके। परिवार क्या कहता है कि नहीं नहीं इंजीनियर बनो, तुम काहे जबरदस्ती ये पेंटिंग एंटिंग करते हो, और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवा, और फिर आपको नौकरी के लायक बना देता है। और फिर आप देख ही रहे हैं कि क्या होता है। तो बच्चों को बेटा या बेटी के रूप में या पुरुष और महिला के रूप में भूमिकाएं निभाना सिखा देता है। ठीक, परिवार भूमिकाओं का निर्माण करना सिखा देता है। और डेविड कूपर इसलिए परिवार को शोषणकारी मानते हैं और वो कहते हैं कि परिवार एक वैचारिक प्रबंधन उपकरण है। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। डेविड कूपर डेथ ऑफ द फैमिली एंड डेविड कूपर आइडियोलॉजिकल कंडीशन डिवाइस। ठीक, तो डेविड कूपर ने दो कॉन्सेप्ट यहां पर दिए। एक तो परिवार की मृत्यु हो गई क्योंकि परिवार ने अपने ही बच्चों को सब्जेक्ट बना दिया, अधीन कर दिया समाज के। और दूसरा वैचारिक प्रबंधन उपकरण के रूप में देखते हैं फैमिली को डेविड कूपर। चलिए नेक्स्ट जो थिंकर हैं वो हैं डायना फीली। डायना फीली का जो कॉन्सेप्ट है वो है अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी, सत्तावादी विचारधारा से है ये। ठीक, अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी। A similar point is made by Diana Fili. He argued that the structure of family relationship socializes the young to accept their place in a class stratified society. तो डायना फीली कहती हैं कि जो परिवार होता है ना वो क्या करता है, हमारी जो संरचना है हमारे समाज की, जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है, उसमें रहने के लिए मजबूर कर देता है बच्चों को बताता है कि भैया यही स्वीकार कर लो, तुम्हारा लेवल यही है। फीली क्लेम्स दैट द फैमिली विथ इट्स अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी इज डिजाइन्ड टू टीच पैसिविटी एंड नॉट रिबेलियन। तो फीली कहती हैं कि भैया जो परिवार होता है वो बच्चों को सिखाता है कि विद्रोह नहीं करना है और निष्क्रिय बने रहना है, और इसलिए बच्चे फिर क्या होते हैं, निष्क्रिय बने रह जाते हैं। वोगेल और बेल ने भी एक कॉन्सेप्ट दिया है इसी से जुड़ा हुआ। वोगेल बेल आर्ग्यूड दैट द टेंशन एंड हॉस्टिलिटी ऑफ अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स आर प्रोजेक्टेड टू द चाइल्ड ऑफन यूज्ड एज इमोशनल स्केपगोट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक, ये वोगेल और बेल कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं ना, आजकल की सोसाइटी में आप देखिएगा कि पेरेंट्स के बीच में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो इमोशनल स्केपगोट बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। बोगेल और बेल का तर्क है कि माता पिता के बीच अनसुलझे संघर्ष और तनाव और शत्रुता बच्चे पर थोप दी जाती है। माता पिता अक्सर अपने तनाव को दूर करने के लिए बच्चे को भावनात्मक बलि का बकरा बना देते हैं। अब समझिए बच्चे बलि का बकरा कैसे बन जाते हैं। देखिए मैं बताता हूं आपको। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। अब पापा कहते हैं पप्पू बोल दो मम्मी से कि आज हमारे दोस्त आएंगे, मटर पनीर बनाना है।
मम्मी क्या कहती हैं, पप्पू पापा से बोल दो कुछ हो जाए मटर पनीर नहीं बनेगा, बाहर से खरीद के ले आओ या अपने दोस्तों को मना कर दो, हम नहीं बनाने वाले हैं। हम क्या नौकर हैं क्या, दिन रात काम करते रहते हैं, जाओ बोल दो। तो इससे क्या होता है, छोटा सा बच्चा है, उसके मानसिक जो मस्तिष्क पटल है, जो उसका माइंड है, उस पर क्या असर पड़ता है। इसीलिए वोगेल और बेल कहते हैं कि फैमिली के अंदर जो चिल्ड्रंस होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो एक इमोशनल स्केप गोट बन जाते हैं। यानी क्या हो जाते हैं, एक बच्चों के भावनात्मक, बच्चे जो हैं वो भावनात्मक बलि का बकरा बन जाते हैं भावनात्मक रूप से। याद रखिएगा बेल एंड वोगेल का ये कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत कंफ्यूज करता है वो है ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये कहते हैं कि जो फैमिली होती है ना वो अति भारित विद्युत सर्किट के समान हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार गर्मी के समय में, बहुत सुना होगा आपने कि ट्रांसफार्मर फट गया। कैसे फट जाता है ट्रांसफार्मर, जब हम जितनी उसको बिजली सप्लाई करनी है उससे ज्यादा जब वो सप्लाई करने लग जाता है, कोशिश करता है उससे ज्यादा सप्लाई करने की, तो क्या होता है, ट्रांसफार्मर फट जाता है। तो एडमंड लीच कहते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है ना वो क्या है, रन अवे वर्ल्ड की तरह है। ठीक, इनकी किताब का नाम था रन अवे वर्ल्ड। एडमंड लीच कहते हैं कि यहां पर फैमिली क्या होती है, खास तौर से जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली होती है, जो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली होती है वो बहुत अपने परिवार से, जो अपना मेन परिवार होता है उससे दूर जाकर के कहीं रहती है, अपने समुदाय से दूर जाकर के कहीं रहती है। अब जब दूर जाकर रहते हैं तो सारे दायित्व फैमिली मेंबर्स के ऊपर आ जाते हैं, जो कि पहले नेबर का सपोर्ट रहता था या दादा दादी का सपोर्ट रहता था या भाई का सपोर्ट रहता था या चाचा का सपोर्ट रहता था, तो वो सपोर्ट अब खत्म हो जाता है। तो ये कहते हैं इस तरह के परिप्रेक्ष्य में, इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह के सराउंडिंग में जो फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं बहुत स्ट्रेन में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। और इस स्ट्रेन के कारण वो जो फैमिली है वो ऐसी हो जाती है जैसे कि कभी भी फट पड़ेगी। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट के रूप में दिया। जो तनाव है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है फैमिली के अंदर, न्यूक्लियर फैमिली में, ठीक, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण उससे अति भारित विद्युत सर्किट की तरह बन जाता है फैमिली। ठीक, तो एडमंड लीच आर्ग्यूड दैट द चीफ मेलोडी ऑफ फैमिली इज बिकॉज ऑफ आइसोलेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली फ्रॉम किन एंड वाइडर कम्युनिटी। क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली किन और वाइडर कम्युनिटी से आइसोलेटेड हो गई। फैमिली लुक इनवर्ड अपॉन इटसेल्फ। अब फैमिली क्या करती है, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आज से समझ लीजिए 25 साल पहले चले जाएंगे ना, तो जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे को घर में छोड़ करके जाते थे ना, तो मम्मी पापा पड़ोसी को बोलकर जाते थे कि भैया घर में हम लोग नहीं रहेंगे, वो बच्चा रहेगा तो ध्यान रखिएगा। और पड़ोसी क्या करते थे, जरूरत से ज्यादा ध्यान रखते थे। आज की डेट में क्या होता है, आप अपने आप को पड़ोसी से ही सुरक्षित रखना चाहते हैं, आपको क्योंकि हर चीज पर डाउट है। तो जो छोटा सा बच्चा रहता है 10-12 साल का, आप उसको बोल के जाते हैं कि अब तुम्हारी दायित्व है कि तुम घर, जो दायित्व उसको पहले नहीं दिया जाता था कभी, तो वो फ्री रहता था अपना मस्त, अभी उसको दायित्व दिया जाता है कि बेटा हम लोग जा रहे हैं बाहर और अब तुम्हारी जवाबदारी है कि तुम इस घर का ध्यान रखोगे। अब वो छोटा सा बच्चा जो अपना ध्यान नहीं रख सकता, अब उसको टेंशन हो रही है कि यार हमको घर का ध्यान रखना है। समझ गए, तो यही स्ट्रेस, यही टेंशन, ये कहते हैं क्या है, ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह बना देता है फैमिली को। देयर इज एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ इमोशनल स्ट्रेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ एंड पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। द स्ट्रेन इज ग्रेटर देन मोस्ट ऑफ अस कैन बियर। ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेन है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे बियरेंस, हमारी सहन शक्ति के ऊपर निकल जाता है। एंड थ्रोन बैक ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज, द न्यूक्लियर फैमिली देयरफॉर बिकम ओवरलोडेड इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, तो इन्होंने रन अवे वर्ल्ड किताब लिखी थी 1967 में, और इन्होंने कहा कि परिवार की मुख्य बीमारी आज परमाणु परिवार के रिश्तेदारों और अपने समुदाय से अलग थलग होने के कारण हुई है। परिवार के भीतर की, परिवार अब क्या है, अपने भीतर की ओर देखने लगा है, और पति पत्नी, माता पिता और बच्चों के बीच एक भावनात्मक तनाव में वृद्धि हो गई है, क्योंकि अब कोई है नहीं जिससे कि अपनी बात कर सके। तो मम्मी भी अपने छोटे से बच्चे को भी पूरा तनाव बताती है, स्ट्रेस बताता है, उससे छोटा सा बच्चा भी तनाव में आ जाता है। ठीक, यह तनाव हमसे तनाव अधिकांश लोग जो होते हैं वो सहन नहीं कर पाते हैं। ठीक, और अपनी सहनशीलता से कहीं ज्यादा अधिक हो जाता है।
अपने संसाधनों पर लगभग पूरी तरह से निर्भर होने के कारण परमाणु परिवार क्या हो जाता है, एक अतिभारित विद्युत सर्किट की तरह बन जाता है। कौन कहता है, ओवरलोडेड, सॉरी एडमंड लीच कहते हैं, याद रखिएगा, ओवरलोडेड एंड एडमंड, ड ड, ठीक, ऐसे याद रखिएगा, कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होगा। ठीक, तो आइसोलेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड। ठीक उसी तरह से जब ट्रांसफार्मर के ऊपर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाता है, अपेक्षा और मांग बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा आती, तो क्या होता है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस हडल्ड टुगेदर इन देयर लोनलीनेस टू मेक टू मच आउट ऑफ ईच अदर, पेरेंट्स फाइट एंड चिल्ड्रंस रिबेल, और इस तरह से ओवरलोडेड सर्किट बन जाता है। लीच अपने शब्दों में बताते हैं, अकेलेपन में एक साथ घिरे माता पिता और बच्चे एक दूसरे से बहुत ज्यादा मांग करने लग जाते हैं, माता पिता आपस में लड़ने लग जाते हैं, बच्चे विद्रोह करने लग जाते हैं, और इस तरह से अतिभारित विद्युत बन जाता है परिवार। ठीक, फिर उसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है नेक्सस। तो आरडी लियांग ने कहा कि फैमिली नेक्सस की तरह काम करती है। नेक्सस क्या होता है, जो छोटे मोटे गुंडे होते हैं ना, ग्रुप बना करके, गिरोह, गिरोह, गिरोह कहते हैं इसको, नेक्सस को गिरोह बना लेते हैं। ठीक, कोई आया और फिर डंडा उठा के और दिए घुमा घुमा के। तो आरडी लियांग की बुक आई थी द पॉलिटिक्स इन फैमिली 1976 में, इन्होंने फैमिली एज एन एक्सेस समझाया था, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली इन 1976। लियांग रेफर टू द फैमिली एज अ group as a matrix. He argued that highest concern of the nexus is reciprocal concern. With the nexus, there is constant unremitting demand for mutual concern and attention. ठीक, तो ये कहते हैं कि लैंगिक लियांग ने परिवार के समूह को एक मैट्रिक्स के रूप में संदर्भित किया। उनका तर्क है कि नेक्सस यानी गिरोह की सबसे बड़ी चिंता पारस्परिक चिंता है, मतलब रेसिप्रोसिटी, है ना। नेक्सस के भीतर आपसी चिंता और ध्यान की निरंतर मांग होती है, मतलब हर एक इंसान चाहता है कि हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, हमारे माँ बाप हमारे ऊपर। आजकल आप देखिएगा बच्चों की ये बहुत कंप्लेन होता है, और वाइफ का भी कंप्लेन होता है अपने हस्बैंड के प्रति, और हस्बैंड का कंप्लेन होता है अपने वाइफ के प्रति कि ये हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते, है ना। तो लियांग का तर्क है कि परिवार एक गैंगस्टर के रूप में हो जाता है, एक दूसरे के खिलाफ ये हिंसा करने लग जाता है। ये इस तरह के परिवार में क्या होता है, ये समस्याओं की जड़ बन जाता है, क्योंकि ये पारस्परिक सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहा। आप समझ गए। तो लियांग आर्ग्यूज दैट फैमिली एक्ट एज अ गैंगस्टर, offering each other mutual protection against each other violence. According to Liang, family is the root of all problem in society. Very important. किसने कहा है कि family is the root of all problem in society? आरडी लियांग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी पूछ लूंगा मैं ये क्वेश्चन, और एनटीए भी पूछ सकता है, किसने कहा है कि फैमिली इज द रूट ऑफ ऑल प्रॉब्लम इन सोसाइटी। परिवार समाज में सभी समस्याओं की जड़ बन चुका है आज की डेट में। तो कौन है वो, आरडी लियांग है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे कुछ, जो मैं चाहता था कि आप लोग एक साथ पढ़ लें और आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो, और छोटा से छोटा और कठिन से कठिन सवाल भी आप आराम से कर पाए। तो इस वीडियो को बहुत शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो नोन में है, जान पहचान में है, शेयर करिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं जो डेफिनेशन से रिलेटेड जो कंफ्यूजन आपको होते हैं फैमिली से रिलेटेड, वो भी मैं ला सकता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। ठीक, तो ये क्लास की टाइमिंग्स हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच जो है वो ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे चलेगा। फ्राइडे को 4 बजे होगी, ट्यूसडे और थर्सडे को 10:30 बजे क्लासेस होंगी। ठीक, और मतलब अभी ओरिएंटेशन लेक्चर कल या परसों में हो जाएगा, और फिर उसके बाद जल्दी से जल्दी 5 तारीख के आसपास हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करने का प्लान है हमारा। यूट्यूब की क्लास भी नोट कर लीजिए, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे चलती है। ठीक, अभी जब तक एग्जाम है तब तक मैराथन भी चलेगा, तो मैराथन मैंने वेडनेसडे और सैटरडे रखा है। ठीक है, तो सैटरडे का जो मैराथन होता है वो 1:30 बजे होता है, वेडनेसडे को नॉर्मल क्लास 11 बजे होती है। इस बार का मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस बार मैं 3 या 4 या 5 घंटे का मैराथन लाऊंगा। ठीक, फाउंडेशन क्लास जो है
वो मंडे टू फ्राइडे यानी रेगुलर पेड क्लास है, 2 बजे चलती है। मास्टर क्लास मंडे टू थर्सडे रहती है, 4 बजे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लासेस हैं, इनको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए क्योंकि ये टाइमिंग्स जो है वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। और जो जो व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, 7838517884 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे अभी याद आ गया, अच्छा है, मास्टर क्लास जरूर से देखा करो क्योंकि उसमें एकदम छोटे से छोटे टॉपिक पर भी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आता हूं, पूरा का पूरा टॉपिक आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, और जो जून 2025 टारगेट रख रहे हैं, ये बिल्कुल सही समय है स्टूडेंट्स। अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद लेट हो जाते हैं, फिर आप मेरे से बोलते हैं सर कम समय में कैसे तैयारी करें। अरे भाई, जब अभी समय है तो अभी से ही तैयारी करो, कम समय क्यों आपको कम समय चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।